हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 सिविक्स की बुक का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फेडरलिज़म। इस चैप्टर में हम फेडरलिज़म के बारे में पढ़ेंगे कि फेडरलिज़म क्या होता है। क्या हमारी कंट्री एक फेडरल कंट्री है? अगर हाँ, तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी कंट्री को एक फेडरल कंट्री बनाती है, और आखिर ये फेडरल सिस्टम काम कैसे करता है। और साथ में हम डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में भी जानेंगे। हम इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को विजुअल्स और एनिमेशन की मदद से बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि फेडरलिज़म क्या होता है। व्हाट इज़ अ फेडरलिज़म? तो देखो, फेडरलिज़म इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। मतलब फेडरलिज़म एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें गवर्नमेंट की पावर को अलग अलग लेवल्स में या अलग अलग टीयर्स में बांटा जाता है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में मेनली 2 टीयर्स में बांटा जाता है, सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल। सॉरी, बट हमारी जो इंडिया है वो आपको पता ही है कि बड़ी और डाइवर्सिफाइड कंट्री है, इसलिए उसे अच्छे से चलाने के लिए 3rd लेवल भी बनाया गया है, लोकल लेवल, जो कि इंडिया में देखने को मिलता है। तो ये जो वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग होती है सेंट्रल और स्टेट्स के बीच में और कई कई लोकल लेवल्स पर, इसी को बोला जाता है फेडरलिज़म। अब दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हर कंट्री में फेडरल गवर्नमेंट ही होती है, बल्कि कई सारी कंट्रीज़ में यूनिटरी गवर्नमेंट भी होती है। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है? तो इनमें मेन डिफरेंस ये होता है कि फेडरल गवर्नमेंट में जो पावर डिवाइड की जाती है वो हर एक लेवल्स के लिए की जाती है, चाहे वो सेंट्रल लेवल हो और चाहे वो स्टेट लेवल हो। हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास अपनी अपनी पावर होती है। जहाँ तक कि अगर किसी कंट्री में लोकल लेवल भी है तो उसके पास जो अपनी खुद की पावर होती है, वहीं यूनिटरी गवर्नमेंट में सारी पावर्स एक ही लेवल के पास होती है, वो है सेंट्रल लेवल। अब आप खुद सोचो, इन दोनों फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में से कौन सी गवर्नमेंट ज़्यादा बेस्ट रहेगी? वो वाली जिसमें पावर अलग अलग लेवल्स में बटी हुई है, या फिर वो वाली जिसमें पावर एक ही लेवल के पास है? तो ऑब्वियसली फेडरल गवर्नमेंट ज़्यादा बेस्ट रहेगी, क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जिस कंट्री में जितनी ज़्यादा पावर शेयरिंग होती है उस कंट्री की गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म में उतनी ही अच्छी परफॉर्म करती है। तो इस हिसाब से फेडरल गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू यूनिटरी गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट के अच्छे एग्जाम्पल्स हैं इंडिया एंड यूएस। और यूनिटरी गवर्नमेंट फ्रांस एंड इंग्लैंड यूनिटरी गवर्नमेंट। और अब हम समझते हैं फीचर्स ऑफ फेडरलिज़म, मतलब फेडरलिज़म की क्या क्या खूबियाँ होती हैं। तो फर्स्ट फीचर है देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। मतलब फेडरलिज़म में गवर्नमेंट के 2 या 2 से ज़्यादा लेवल होते हैं, टीयर होते हैं, ठीक है। दूसरा फीचर है डिफरेंट लेवल और टीयर ऑफ द गवर्नमेंट govern the same citizens but each level have its own jurisdiction। मतलब गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स सेम सिटीजन्स को ही गवर्न करते हैं, पर उनकी jurisdiction यानी कि एरिया ऑफ कंट्रोल अलग अलग होती हैं। जैसे मान लो एक व्यक्ति है, तो उससे आगे स्टेट गवर्नमेंट भी गवर्न कर रही है और पूरी देश की गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी गवर्न कर रही है, पर उनका अपना अपना ज्यूरिडिक्शन होता है, यानी कि एरिया ऑफ कंट्रोल होता है। स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे गवर्न करती है और वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पे गवर्न करती है। तो आया समझ में कि सेम ही सिटीजन्स को डिफरेंट गवर्नमेंट्स गवर्न करती है, पर उनकी ज्यूरिडिक्शन अलग अलग होते हैं।
तीसरा फीचर है द ड्यूरिडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल्स और टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इस लेवल और टीयर के पास कितनी पावर है, उसका क्या काम है, उसका कितना ड्यूरिडिक्शन है, वो सब क्लियरली मेंशन होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और हर एक लेवल और टीयर को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही फ़र्क करना पड़ता है। आया समझ में? फोर्थ फीचर है प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ लेवल्स। मतलब कोई भी एक लेवल या टीयर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस नहीं ला सकती। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाना है तो उसके लिए दोनों लेवल्स के कंसेंट की ज़रूरत होगी, मतलब सहमति चाहिए होगी। फिफ्थ फीचर है द जुडिशरी एक्ट एज एन एम्पायर इफ़ डिस्प्यूट्स अराइज बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट के अलग अलग टीयर्स या लेवल्स के बीच में अगर डिस्प्यूट हो जाता है, यानी कि विवाद हो जाता है, तो जो जुडिशरी है वो एज अ एम्पायर काम करती है और उनके विवाद को सुलझाती है। सिक्स्थ फीचर है sources of revenue for each level of government are clearly sacrificed to insurance financial और economic। मतलब आपको पता है कि गवर्नमेंट को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, इसलिए हर एक लेवल के सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्लियरली स्पेसिफाइड है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आएंगे, स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आएंगे, तो ये पहले से ही फिक्स है। सेवेंथ फीचर है फेडरल सिस्टम हैज़ डुअल ऑब्जेक्ट। मतलब फेडरलिज्म के दो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं, मतलब उद्देश्य होते हैं। पहला कि कंट्री में सुरक्षा और यूनिटी बनी रहे, और दूसरा अकोमोडेट रीजन डाइवर्सिटी। मतलब रीजनल डाइवर्सिटी प्रोटेक्टेड रहे, लोग अपने अपने कल्चर को फॉलो कर पाएँ। इनफैक्ट हम किसी भी फेडरल सिस्टम को आइडियल फेडरल सिस्टम तभी मानेंगे जब इसमें दो चीज़ें होंगी, पहली म्यूचुअल ट्रस्ट और दूसरी एग्रीमेंट टू लिव हो गया, मतलब कि वो हमेशा साथ रहेंगे। टाइप ऑफ फेडरलिज्म। तो अभी तक हमने फेडरल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा, अब हम जानते हैं कि फेडरलिज्म किन किन तरीक़ों से फॉर्म की जाती है। फेडरलिज्म फॉर्म करने के कौन कौन से तरीके होते हैं? तो फेडरलिज्म फॉर्म करने के दो तरीके होते हैं, पहला कमिंग टुगेदर फेडरेशन और दूसरा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन को टुगेदर। तो इसमें क्या होता है, मैनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। मतलब अलग अलग स्टेट्स मिलकर एक बड़ी यूनिट बनाते हैं या नेशन बनाते हैं, तो उसे हम कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। इसका बढ़िया एग्जांपल है यूएसए, क्योंकि यूएसए जो है वो अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट से मिलकर फॉर्म हुआ है, इसीलिए तो हम इसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहते हैं। तो इसमें यूजुअली हर एक स्टेट के पास बराबर पावर होती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में भी पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। अगर मैं एग्ज़ाम्पल की बात करूं तो एक तो यूएसए है, बाकी दो और लिख लो, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया। अब हम बात करते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की। तो इसमें क्या होता है, अ लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब एक बड़ी कंट्री डिसाइड करती है अपनी पावर को डिवाइड करने की अलग अलग स्टेट्स के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच। इस तरीके की फेडरेशन को हम होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। इसका बढ़िया एग्जांपल है इंडिया में क्या हुआ, पावर को बांट दिया अलग अलग स्टेट्स में और सेंट्रल गवर्नमेंट। पर इसमें क्या होता है कि किसी स्टेट्स के पास ज़्यादा पावर होती है, किसी स्टेट्स के पास कम पावर होती है। मतलब अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन होती है अलग अलग स्टेट्स के बीच में, और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में भी पावर इक्वल डिवाइड होती है।
डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होती है एज़ कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। अगर मैं एग्ज़ाम्पल की बात करूं तो एक तो इंडिया है, बाकी इसमें भी 2 और ऐड कर लो, स्पेन और बेल्जियम। व्हाट मेक इंडिया अ फेडरल। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाती है। हमें नो डाउट ये पता है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, लेकिन हमें ये प्रूव करना है, हमें ये बताना है कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाती है। तो चलिए जानते हैं। तो शुरुआत में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पहली बार बन के तैयार हुआ था तो उसमें केवल गवर्नमेंट के 2 ही के बारे में बताया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो इसका मतलब ये है कि इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इंडिया में गवर्नमेंट के 2 ही टीयर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन दोस्तों, इंडिया की डाइवर्सिटी को ध्यान में रखकर कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे चेंजेस आते हैं और बाद में जाकर गवर्नमेंट का तीसरा टीयर भी बनाया गया, जिसको बोला गया लोकल गवर्नमेंट, जिसमें आते हैं पंचायत और म्यूनसिपलिटी। इन तीनों टीयर्स के पास अपना अपना ज्यूरिडिक्शन है, मतलब एरिया ऑफ कंट्रोल है, और ये तीनों ही अपना अपना ज्यूरिडिक्शन एंजॉय कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट भी दी गई हैं। पहली है यूनियन लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट और तीसरी है कॉम्प्रेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट आते हैं जो कि पूरे देश से संबंधित होते हैं, जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। ये पूरे देश से संबंधित होते हैं, इसलिए इनके ऊपर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है या एक्शन ले सकती है। दूसरी लिस्ट होती है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट आते हैं जो कि स्टेट और लोकल लेवल से संबंधित होते हैं, जैसे कि पुलिस। आप सभी को पता है कि हर एक स्टेट के अपनी अपनी पुलिस होती है, एमपी पुलिस होती है, यूपी पुलिस होती है, मतलब हर एक स्टेट की अपनी अपनी पुलिस होती है। ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, एग्रीगेशन, ये सब स्टेट से रिलेटेड टॉपिक हैं, इसलिए इनके ऊपर केवल स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। तीसरी लिस्ट होती है कॉम्प्रेंट लिस्ट। इसमें वो सब्जेक्ट आते हैं जो कि लोगों के कॉमन इंटरेस्ट से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, अडॉप्शन, एग्जिट सिस्टम। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो कॉमन इंटरेस्ट से संबंधित हैं, इसलिए इन विषयों पर दोनों ही गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। अब आप एक बात और याद रखो कि यहाँ पर इन सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, यानी कि विवाद होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का व्यू ज़्यादा नॉमिनेट करेगा एज़ कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। अब एक क्वेश्चन आता है कि ऐसे सब्जेक्ट्स का क्या होगा जो इन तीनों लिस्ट में से किसी में भी नहीं आते, इनके ऊपर कौन लॉ बनाएगा, जैसे कि स्पेस टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो इस तरीके के जो सब्जेक्ट्स हैं वो किसी भी लिस्ट में नहीं है, तो इस तरीके के सब्जेक्ट्स को रेसिडरी सब्जेक्ट बोला जाता है, और इस तरीके के सब्जेक्ट्स पर किसी भी लिस्ट में नहीं आते, जो उन पर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। आया समझ में? ऑल स्टेट्स इन इंडियन यूनियन डज नॉट हैव आइडेंटिकल पावर। मतलब इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों कि उनके पास बराबर पावर है, बल्कि इंडिया में कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनके पास थोड़ी ज़्यादा पावर होती है। सम स्टेट्स इंजॉयज स्पेशल स्टेटस, जैसे कि असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड मिज़ोरम। इनके पास आर्टिकल 371 के तहत स्पेशल पावर्स होती हैं। उन्हें ये पावर्स उनकी सिचुएशन को ध्यान में रखकर दी गई है, ताकि इंडिजीनियस लोगों के राइट्स प्रोटेक्टेड रहे और उनका जो कल्चर है वो भी सही सलामत बचा रहे। इसलिए किसी भी अदर स्टेट्स का व्यक्ति इन स्टेट्स में परमानेंट लैंड या घर नहीं खरीद सकता। अब हम बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज़ की।
तो आपको बताएं, इंडिया की 8 यूनियन टेरिटरी है। अब आप सवाल ये उठता है कि इनको यूनियन टेरिटरीज़ ही क्यों बनाया गया, स्टेट क्यों नहीं बनाया गया? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये इतनी बड़ी भी नहीं है कि हम इन्हें स्टेट बना पाएँ, और ये इतनी छोटी भी नहीं है कि हम इन्हें स्टेट्स के साथ मर्ज कर पाएँ। और भी कई सारे रीज़न हैं, वो रीज़न का इशू है, कल्चरल रीज़न है इसलिए इन्हें स्टेट ना बनाकर यूनियन टेरिटरीज़ ही रहने दिया जाए। एक नोट याद रखना कि यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर स्टेट्स की इतनी पावर नहीं होती है, बल्कि यहाँ पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्पेशल पावर होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इन यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर हस्तक्षेप कर सकती है। अब दोस्तों, आपको पता है कि जो ये पावर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट्स और स्टेट्स गवर्नमेंट्स के बीच में जो हुई है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हुई है। अब अगर मान लो किसी व्यक्ति को लगता है कि जो ये पावर्स शेयरिंग हुई है वो सही नहीं हुई है, तो क्या पावर शेयरिंग के स्ट्रक्चर में चेंजेस लाए जा सकते हैं? वेल, चेंजेस तो लाए जा सकते हैं, पर चेंजेस लाना इतना आसान नहीं है। क्योंकि पहली बात तो ये कि अगर चेंजेस लाने हैं तो पार्लियामेंट के दोनों हाउस, अपर हाउस और लोअर हाउस के टू थर्ड मेंबर्स का अप्रूवल चेंज हो। केवल इतना ही नहीं, इसके अलावा इंडिया की एटलीस्ट आधी स्टेट लेजिस्लेचर से, यानी कि कम से कम 14 स्टेट लेजिस्लेचर से भी अप्रूवल चाहिए होगा, तब जाके कहीं पावर शेयरिंग के फेडरल स्ट्रक्चर में चेंजेस लाया जा सकता है। और इस सिचुएशन में अगर डिस्ट्रीब्यूट वगैरह होता है तो हमारी जुडिशरी है, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, वो इस सिचुएशन को हैंडल करती है। हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड? तो दोस्तों, केवल ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न लिखे हुए हैं इसलिए हमारा फेडरलिज्म सक्सेसफुल है और अच्छे से काम कर पा रहा है, बल्कि हमारा फेडरलिज्म इसलिए भी सक्सेसफुल है क्योंकि हमारी इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हम फेडरलिज्म की मदद से एक साथ खुशी खुशी रह पाते हैं। तो ये कैसे हो पाया? इसके पीछे कई कारण हैं, चलिए जानते हैं। पहला है लिमिटेड स्टेट्स। दोस्तों, अगर हम देखें 1947 के मैप को और उसे कंपेयर करें आज के मैप के साथ, तो हमें बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला है। कई सारे स्टेट्स गायब हो गए, कई सारे नए स्टेट्स बन गए। तो आज के टाइम पर जो स्टेट्स हैं वो कई सारी बातों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। जैसे कि आज के टाइम पर कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो भाषा के आधार पर बनाए गए हैं, मतलब लैंग्वेज के बेसिस पर बनाए गए। ऐसे स्टेट्स को हम लिंग्विस्टिक स्टेट्स बोलते हैं। तो हम लिख सकते हैं, लिंग्विस्टिक स्टेट्स आर दोज स्टेट्स विच डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। मतलब ऐसे स्टेट्स जिन्हें भाषा के आधार पर बांटा गया है उन्हें हम लिंग्विस्टिक स्टेट्स बोलते हैं। अब सवाल ये आता है कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाने की ज़रूरत क्या थी? तो ऐसे इसलिए क्योंकि इंडिया में अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, तो वो अपने अपने स्टेट्स में खुशी खुशी रह पाएँ, इसलिए जो है लिंग्विस्टिक स्टेट बनाए गए है। इससे जो है कंट्री की भी बनी रहेगी। सॉरी। और एडमिनिस्ट्रेशन करना भी आसान हो जाएगा। सॉरी, यानी कि कंट्री, एक मिनट थोड़ा सा एक मिनट गाइस।
हाँ, तो कंट्री को चलाना भी आसान हो जाएगा। तो सिमिलरली कुछ स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पर नहीं बल्कि उनके कल्चर, इथनिसिटी और ज्योग्राफी बेसिस पर भी बांटा गया है, ज्योग्राफिकल बेसिस पर। जैसे कि नागालैंड हो गया, उत्तराखंड हो गया, झारखंड हो गया। 2 मिनट गाइस, 2 मिनट, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। झारखंड हो गया, हाँ। तो ये जो स्टेट्स हैं उनके कल्चर को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। लिंग्विस्टिक पॉलिसी, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर नहीं किया है। अगर हमें ऐसा लगता है कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है तो हम गलत हैं, बल्कि हमारे देश में किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं मिला है। हमारे देश में लगभग 40% लोग हिंदी बोलते हैं, मतलब मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन हिंदी बोलते हैं, पर वो नेशनल लैंग्वेज नहीं है। सिमिलरली भारत में इनकी भाषा बोली जाती है। कुल मिलाकर हमारे पूरे देश में 22 भाषाएं बोली जाती हैं, जिन्हें शेड्यूल लैंग्वेज बोला जाता है। और हम लोग इन 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन सभी भाषाओं को इक्वल राइट्स देता है। हमारे देश की 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश। ध्यान रखना, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है। अब देखो, एक इंसिडेंट हुआ। एक बार क्या हुआ, 1965 में ऑफिशियल पर्पजेस के लिए इंग्लिश भाषा को ही बंद कर दिया गया, यानी कि हटा दिया गया। तो इसके विरोध में कई सारे तमिलनाडु के नॉन हिंदी स्पीकिंग लोग आवाज़ उठाने लगे। उनका मानना ये था कि इंग्लिश 2 मिनट गाइस, थोड़ी सी दिक्कत है। हाँ, तो इसको ऑफिशियल लैंग्वेज से हटना नहीं चाहिए, उन लोगों ने बोला, बल्कि इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ कंटिन्यू रहना चाहिए इनके लिए, क्योंकि उनके लिए इंग्लिश भाषा को समझना ही आसान है किसी और भाषा के मुकाबले। इसके लिए तमिलनाडु नॉन हिंदी स्पीकिंग लोग एक आंदोलन भी करते हैं, और इस आंदोलन में एक मिनट, मैं देख लेती हूँ थोड़ा सा आगे, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो उसका रिज़ल्ट ये आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एग्री होना पड़ता है हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का यूज़ कंटिन्यू रखने के लिए। तो इस सब से हमें ये पता चलता है कि अगर फेडरलिज़म को अच्छे से प्रैक्टिस करना है तो हर लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करनी होगी, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक लैंग्वेज को इक्वल राइट्स दिए गए हैं। सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, तो बहुत समय पहले से, यानी कि हमारे देश की आज़ाद होने के बाद से इंडिया में वन पार्टी रूल्स देखने को मिला। मतलब सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में एक ही पार्टी रूल करती थी, वो थी कांग्रेस पार्टी। और गलती से अगर किसी स्टेट में कोई और पार्टी जीत भी जाती थी तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट सप्रेस करती थी, मतलब कि उसे प्रॉपर फंड वगैरह नहीं दी जाती थी। बेसिकली कमज़ोर करने का प्रयास करती थी, ताकि अगली बार वो पार्टी इलेक्शन नहीं जीत पाए और उन्हीं की पार्टी स्टेट को गवर्न करे। तो इस तरीके का सिस्टम इंडिया में कई सालों तक चलता है। बट फिर 1990 में क्या होता है, कोलिशन गवर्नमेंट का कंसेप्ट आता है, क्योंकि 1990 में किसी भी एक पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली थी। इसीलिए अलग अलग पार्टीज़ मिलकर कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करती है मेजॉरिटी को क्रॉस करने के लिए, कटों को, और सेंट्रल पर अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए।
तो इस तरीके से जब कोलिशन गवर्नमेंट का सिस्टम शुरू हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में रिलेशंस अपने आप अच्छे होते गए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये डर हमेशा रहेगा कि अगर उन्होंने किसी स्टेट की रूलिंग पार्टी को सप्रेस करने का या उसे डिसमिस करने का प्रयास किया या अपने रिलेशन ख़राब किए, तो अगली बार जब कोलिशन फॉर्म करने की नौबत आएगी तब वो रूलिंग पार्टी उन्हें अपना सपोर्ट नहीं देगी। तो इस डर के कारण सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट की वैल्यू समझ में आने लगी और सेंट्रल और स्टेट के बीच में रिलेशंस अपने आप बेहतर होते चले गए। और फेडरलिज़म भी यही कहता है कि अगर किसी कंट्री में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में रिलेशंस अच्छे नहीं हैं तो उसे हम आइडलिज्म नहीं मानते। आइडल फेडरलिज़म मतलब अच्छा फेडरलिज़म हम उसी को मानते हैं जिसमें सेंट्रल और स्टेट के बीच में अच्छे रिलेशंस होते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, इट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब पावर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से लेकर लोकल गवर्नमेंट को दी जाती है तो उसे हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन करने की ज़रूरत क्या थी, मतलब लोकल गवर्नमेंट को पावर देने की ज़रूरत क्या थी। तो देखो, हमारी जो कंट्री है इंडिया, वो एक बहुत बड़ी कंट्री है। तो इतनी बड़ी कंट्री में छोटी सी में क्या प्रॉब्लम है, वहाँ पर कौन कौन से इश्यूज़ हैं, उन्हें केवल लोकल लेवल ही अच्छे से समझ सकता है और उन्हें सेटल कर सकता है, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट को ही बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है कि किसी भी लोकल एरियाज़ की और उसमें चल रही समस्याओं की। इसीलिए जो है डिसेंट्रलाइजेशन का इंट्रोड्यूस किया गया कब, और लोकल गवर्नमेंट को ही पावर दी गई। पर दोस्तों, कहने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन हो गया था, मतलब कहने के लिए पावर दे दी गई थी, पर एक्चुअल में लोकल लेवल के पास सही से पावर नहीं आई थी। मतलब कि डिसेंट्रलाइजेशन उतना ही इफ़ेक्टिव नहीं हुआ था। लेकिन फिर क्या होता है, 1992 में डिसेंट्रलाइजेशन से संबंधित कई सारे स्टेप लिए जाते हैं। क्या स्टेप लिए जाते हैं? पहला, लोकल लेवल पर इलेक्शंस को रेगुलरली हेल्ड करना कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी कर दिया जाता है। मतलब पहले इलेक्शन तो होते थे पर वो रेगुलर बेसिस पर नहीं होते थे, लेकिन अब जो है इलेक्शंस को मैंडेटरी कर दिया गया लोकल लेवल पर। दूसरा स्टेप लिया जाता है बैकवर्ड क्लासेस के लिए, मतलब जो बैकवर्ड क्लासेस होती हैं जैसे कि SC ST और OBC, उनके लिए सीटें रिज़र्व कर दी जाती हैं। तीसरा स्टेप लिया जाता है महिलाओं को, मतलब जो महिलाएं थीं उनके लिए भी सीट रिज़र्व कर दिए जाते हैं। फोर्थ स्टेप ये लिया जाता है इंडिपेंडेंट कमीशन बनाया जाता है, यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया जाता है, जिसका काम था लोकल लेवल के यानी कि पंचायत और म्युनिसिपल के इलेक्शन को कंडक्ट करवाना। फिफ्थ स्टेप लिया जाता है, ये मैंडेटरी कर दिया जाता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लोकल गवर्नमेंट के साथ पावर तो शेयर करेगी ही करेगी, पर उसके साथ साथ रेवेन्यू भी शेयर करेगी। तो ये जो स्टेप लिए गए डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, उससे पता है क्या हुआ, जो थर्ड ईयर था इंडियन डेमोक्रेसी का वो काफ़ी पावरफुल हो गया और इफ़ेक्टिव हो गया। अब हम पढ़ते हैं कि जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो कितने टाइप की होती है। तो लोकल गवर्नमेंट 2 टाइप की होती है। पहली रूरल लोकल गवर्नमेंट, जो कि गांव में होती है, जिसको पंचायती राज भी बोला जाता है, और दूसरी होती है अर्बन लोकल गवर्नमेंट, जो कि शहरों में होती है, जिसे म्युनिसिपैलिटी बोला जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूरल लोकल गवर्नमेंट की, यानी कि पंचायती राज की। तो जो अलग अलग गांव होते हैं उनमें होती है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत एक अकेले गांव की भी होती है या फिर 2-3 छोटे छोटे गांवों की भी एक ही ग्राम पंचायत बना दी जाती है। तो जो ये ग्राम पंचायत होती है
उसमें कई सारे वार्ड मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है और एक सरपंच को इलेक्ट किया जाता है। सरपंच जो होता है वो हेड होता है पूरी ग्राम पंचायत का, और उस ग्राम पंचायत में जितनी भी गांव हैं, सरपंच उन सभी गांवों के लिए डिसीज़न लेने की पावर रखता है। तो समझ में आया कि ग्राम पंचायत क्या होती है। तो ऐसे ही अलग अलग ग्राम पंचायत से मिलकर बनती है एक पंचायत समिति, जिसे ब्लॉक समिति और मंडल समिति भी बोला जाता है। और ऐसे ही अलग अलग पंचायत समिति से मिलकर बनता है एक जिला परिषद। जिला परिषद जो कि सबसे ऊपर होता है। तो अगर हम पंचायती राज का स्ट्रक्चर बनाएं तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। सबसे नीचे आती है ग्राम पंचायत, विलेज लेवल पे होती है, जिसका हेड होता है सरपंच। उससे ऊपर आती है पंचायत समिति जो कि ब्लॉक लेवल पर होती है, और सबसे ऊपर आती है जिला परिषद, जिसका हेड होता है जिला परिषद चेयरपर्सन। जो बात थी रूरल एरिया की, अब हम बात करते हैं अर्बन एरियाज़ की, यानी कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट। तो जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं उनमें होती है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, और जो टाउन होते हैं यानी कि जो कस्बे या छोटे छोटे शहर होते हैं उनमें होती है म्युनिसिपैलिटी। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो पॉलिटिकल हेड होता है उसे हम कहते हैं मेयर, और म्युनिसिपैलिटीज़ का जो पॉलिटिकल हेड होता है उसे हम कहते हैं म्युनिसिपैलिटी चेयरपर्सन। तो यहाँ तक हमने लोकल गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा। तो यहाँ से हमें ये एक बात तो क्लियर हो गई कि जो ये डिसेंट्रलाइजेशन का स्टेप लिया गया वो एक बहुत बड़ा डिसीज़न था और एक अच्छा डिसीज़न था, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन की मदद से आम लोगों की आवाज़ गवर्नमेंट तक ज़्यादा बेहतर तरीके से पहुंच पाई। इसके अलावा महिलाओं को भी रिप्रेजेंट मिला। इनफैक्ट टोटली अगर हम देखें, मतलब महिलाओं और पुरुष दोनों को मिलाकर, तो हमारी इंडिया में लगभग 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है लोकल लेवल पर। ये नंबर कई कंट्रीज़ की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। डिसेंट्रलाइजेशन की मदद से इंडियन डेमोक्रेसी और ज़्यादा डिपेंड हो जाती है, यानी कि गहरी हो जाती है, या हम कह सकते हैं और ज़्यादा मजबूत हो जाती है। तो लोकल गवर्नमेंट को बनाने एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है डेमोक्रेसी, जो कि एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है। तो ये तो बात हुई डिसेंट्रलाइजेशन के मेरिट्स के बारे में, तो मतलब डिसेंट्रलाइजेशन की अच्छाइयों के बारे में। पर दोस्तों, डिसेंट्रलाइजेशन में कुछ कमियां बाकी हैं, जैसे कि ग्राम सभा के इलेक्शन अभी भी रेगुलरली हेल्ड नहीं होते। कई सारे स्टेट्स गवर्नमेंट ने अभी भी उतनी पावर ट्रांसफ़र नहीं की है लोकल गवर्नमेंट को जितनी उसे ज़रूरत है। पर कोई बात नहीं, इन कम्युनिटी के बावजूद हमारी इंडिया का फेडरल सिस्टम कई सारे फेडरल कंट्रीज से बेहतर है, और हम भी यही आशा करते हैं कि समय के साथ साथ हमारी इंडिया का फेडरल सिस्टम भी और भी ज़्यादा बेहतरीन होता जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को मेरे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले। और एक्चुअली मैं बीच बीच में ये इसलिए रुक रही थी क्योंकि थोड़ा सा मुझे देखना पड़ता है चीज़ें हैं क्या, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत आई। तो कहीं भी अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक है तो उसके लिए आप सभी से सॉरी कहती हूँ। आइंदा मैं और अच्छे से प्रयास करके आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा मुझे भी देखना पड़ता है, इसलिए दिक्कत आती है कभी कभी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।